गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ, हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई कि ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत भारत अपना पक्ष रखने हेतु विभिन्न देशों में फॉरेन डेलीगेशन भेजने वाला है। तो ये एक नई पहल है, या क्या वाकई ये नई पहल कही जा सकती है? चलिए, इसकी आलोचना भी वैसे हो रही है। कांग्रेस के सांसद श्री जयराम रमेश, उनका कहना है ये सब ध्यान भटकाने का एक तरीका मात्र है। हालांकि मैं आपको एक बात आपको ध्यान दिला दूं कि ऐसा पूर्व में भी हो चुका है। कांग्रेस के ही कार्यकाल में, जब श्री पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कश्मीर मुद्दे पे भारत सरकार का रुख स्पष्ट करने हेतु तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें ये जिम्मा सौंपा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त सलमान खुर्शीद वो फॉरेन मिनिस्टर थे और इसके बावजूद नरसिम्हा राव साहब ने उन्होंने ये जिम्मा सलमान खुर्शीद को नहीं सौंपा, बल्कि उन्होंने ये जिम्मा अटल जी को सौंपा था कि आप जाइए, आप भारत सरकार का रुख स्पष्ट कर पाएंगे संयुक्त राष्ट्र आम सभा में। तो अटल जी फॉरेन डेलीगेशन का नेतृत्व किया था उन्होंने उस वक्त। तो इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत भारत सरकार आतंकवाद के विरुद्ध जो भारत सरकार ने कार्रवाई की, अपना रुख स्पष्ट करने हेतु, अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु भारत सरकार 7 प्रतिनिधिमंडल भेज रही है अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में। और ये 7 प्रतिनिधिमंडल कुल मिलाकर के 59 सांसद होंगे। कुछ एक्स मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे कि श्री गुलाम नबी आज़ाद को भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रखा गया है। तो 7 प्रतिनिधिमंडल 32 देशों का दौरा करेंगे, जिनमें से कि 15 देश जो हैं वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। 5 बहुत इम्पोर्टेंट देश हैं, बड़े बड़े देश हैं। 12 बहुत ही प्रभावशाली देश हैं। ठीक है, तो ये 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में हैं। जैसे कि एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में जाएगा, और ये प्रतिनिधिमंडल जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया का दौरा करेगा, तथा और पनामा भी। इन देशों का दौरा करेगा तथा इन देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मिलकर के, इन देशों के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर के भारत की स्थिति स्पष्ट करेगा। भारत को क्यों ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी, ये स्पष्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि ये प्रतिनिधिमंडल वैसे तो डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में है, लेकिन जब भारत सरकार ने कांग्रेस पार्टी से 4 लोगों का नाम मांगा था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, शशि थरूर जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बहुत ही मुखर रूप से बोलते हैं और उनका एक तरह से एक्सपर्टीज है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन में कार्य भी कर चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशन में। तो और उनकी अंग्रेजी कैसी है हम सभी जानते हैं।
समझाने की आवश्यकता नहीं है। और उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने, जब नाम मांगे गए तो उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा था। उनके स्थान पर 4 लोगों का नाम रखा था, जिनमें श्री गौरव गोगोई थे, नासिर हुसैन, आनंद शर्मा और राजा बरार। इन लोगों का नाम रखा गया था, दिया गया था, प्रस्तावित किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो भारत सरकार ने कांग्रेस के दिए हुए नामों के विरुद्ध जाकर के डॉक्टर शशि थरूर का नाम सेलेक्ट किया और उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल का लीडर बनाया गया है। हालांकि एक बात और स्पष्ट कर दूं कि उस प्रतिनिधिमंडल में श्री आनंद शर्मा भी होंगे, और श्री आनंद शर्मा और डॉक्टर शशि थरूर दोनों ने ही भारत सरकार के इस रवैये का बहुत बहुत स्वागत किया है और उन्होंने इस कदम को एक बहुत ही सार्थक कदम बताया है। देखिए, ये कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 17 महीने के लिए पाकिस्तान अस्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा, जहां पर वो परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके साथ पाकिस्तान लगातार टच में रहेगा। तो पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छा मौका होगा अपना फॉल्स नैरेटिव सभी देशों को बताने का। उसके उलट ये मौका भारत सरकार के पास है, भारत के पास है कि वो अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से, अपने डेलीगेशंस के माध्यम से अपना रुख स्पष्ट कर सके कि क्या हुआ था, क्यों ये कदम उठाया गया। तो ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। खैर, दूसरा प्रतिनिधिमंडल श्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में जाएगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, तो ये प्रतिनिधिमंडल ब्रुसेल्स भी जाएगा, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि नाटो का मुख्यालय भी, नाटो का हेडक्वार्टर्स भी ब्रुसेल्स में ही है। ठीक है। तीसरा प्रतिनिधिमंडल, ये जदयू के नेता श्री संजय कुमार झा के नेतृत्व में दक्षिण पूर्वी एशिया का दौरा करेगा, और जो महत्वपूर्ण देश हैं जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान, सिंगापुर, इन सभी देशों का दौरा करेगा। चौथा प्रतिनिधिमंडल श्री बैजयंत पांडा के नेतृत्व में, जो कि भाजपा के ही सदस्य हैं, भाजपा के पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके नेतृत्व में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन एवं अल्जीरिया जाएगा। पांचवा प्रतिनिधिमंडल सुश्री कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में, जो कि डीएमके की हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल स्पेन, यूनान यानी ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस के दौरे पर जाएगा। छठा प्रतिनिधिमंडल सुश्री सुप्रिया सुले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबर हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा।
सातवां प्रतिनिधिमंडल 21 मई को ऑलरेडी रवाना हो चुका है, जिसका नेतृत्व श्रीकांत शिंदे, जो कि श्री एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं, श्री श्रीकांत शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तथा ये प्रतिनिधिमंडल यूएई, लाइबेरिया, सिएरा लियोन एवं कॉन्गो का दौरा करेगा तथा इन देशों में अपना रुख स्पष्ट करेगा। आप ध्यान देंगे कि एक बहुत ही बैलेंस्ड रुख अपनाया गया है। साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिका की इंपॉर्टेंट कंट्री को, अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों को, यूरोप के महत्वपूर्ण देशों को, साउथ ईस्ट एशिया के महत्वपूर्ण देशों को, सभी को साथ मिला करके एक तरह से संदेश देने की बात की गई है। अच्छा, ये आवश्यक है, ये तो मैंने बता दिया क्यों आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान अपना नैरेटिव ऑलरेडी शुरू कर चुका है। अच्छा, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी अपना फॉरेन डेलीगेशन भेजने की कवायद शुरू कर दी है और एक डेलीगेशन बिलावल अली भुट्टो के नेतृत्व में अमेरिका जाएगा, जहां पे हो सकता है शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर से आमना सामना हो, बट लेट्स सी। तो अब तृणमूल कांग्रेस को भी प्रस्ताव दिया गया था इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का, परंतु यूसुफ पठान ने अपना नाम, यूसुफ पठान जो कि फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था मैं पार्टी लाइंस के विरुद्ध नहीं जा सकता। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हम सभी को कि ये मामला, ये समस्या देश की है, किसी एक पार्टी विशेष की, किसी एक दल विशेष की नहीं है। तो सभी दलों को एक साथ आना होगा, सभी दलों को एक साथ मिल करके इस वक्त ऑपोजिशन, विपक्ष, सत्ता पक्ष, सभी को अपने अपने डिफरेंसेस भूल करके एक साथ, ये वक्त एक साथ चलने का है, ना कि पार्टी लाइंस जारी करने का। मुझे याद है अटल जी ने अपने स्पीच में कहा था, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, चुनाव आएंगे, जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि ये देश है तभी हम हैं। अटल जी ने ही कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, ऑब्वियसली दो व्यक्ति हैं, मतभेद हो सकते हैं, कहाँ नहीं होता है, मतभेद हो सकते हैं, होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश है, और जो एक सक्रिय भूमिका निभाएगी। ये पहल एक सक्रिय पहल है, नेशन बिल्डिंग के तरफ एक नया कदम है। दोबारा से मैं वापस एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अटल जी जब विपक्ष में थे तो श्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर भारत का क्या रुख है, क्या विचार है, वो स्पष्ट करने का जिम्मा मैं आपको सौंपता हूँ। आप जाइए और संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्टैंड को क्लियर कीजिए। और वहाँ पर पाकिस्तानी डेलीगेशन के लोग हैरान थे ये देखकर कि भाई ये कैसा देश है, यहाँ पर विपक्ष का नेता अपने सरकार का पक्ष रखने के लिए आ रहा है।
सरकार का कोई नेता, सत्ता पक्ष का कोई नेता नहीं, विपक्ष का नेता आ रहा है। विपक्ष के एक नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यहां पर कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाया जा रहा है। यहां पर सिर्फ एक देश की बात हो रही है, भारत की। और जब जब ऐसा रहा है, अटल जी ने ही कहा था इंदिरा गांधी से कि आप आगे बढ़िए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। ठीक है, तो बहुत समय बाद अच्छा लगा ये देखकर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी एक मुद्दे पर एक साथ हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।